नाज़रीन, यमन से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन की जानिब से अटैक किया गया इजराइल को, लेकिन ये एक सक्सेसफुल अटैक बताया जा रहा है जिसमें यमनी ड्रोन जो हैं वो इजरायली एयरपोर्ट्स के साथ टकरा गए हैं। कामयाबी के साथ इजरायली एयर डिफेंस, अमेरिकी एयर डिफेंस और पूरा जो वेस्टर्न एयर डिफेंस है उसको पेनिट्रेट करते हुए यमनी मिसाइल जो हैं वो इजरायली एयरपोर्ट्स के साथ टकरा गए हैं। ये इस जंग में एक नई इक्वेशन है कि इससे पहले यमन अटैक कर रहा था, बहुत बड़ी बात थी, वो आगे जाकर इंटरसेप्ट हो जाते थे, लेकिन उसके नतीजे में भी एक गैर मामूली इंपैक्ट जो है वो यमन कायम किए हुए था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल एक अलग तरह की इक्वेशन है कि वो मिसाइल और ड्रोन जो है वो बकायदा पेनिट्रेट कर रहे हैं और तमाम एयर डिफेंस को चीरते हुए जाकर बकायदा नुकसान कर रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, एयरपोर्ट जैसी सेंसिटिव जो जगह है वो हिट हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी बिल्डिंग को जो है वो बरह रास्त हिट कर सकते हैं। तो ये तो इजराइल को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाली बात है और अमेरिकी जो एयर डिफेंस है वो भी इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है कि अमेरिकन एयर डिफेंस वो अगर यमनी ड्रोन्स और मिसाइल्स को नहीं रोक सकता तो वो फिर ईरान के कैसे रोकेगा, वो चाइना और रशिया के जो है वो किस तरह से रोकेगा। तो ये बिल्कुल एक नई इक्वेशन है और इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। गैर मामूली यानी गेम चेंजर ये वाकया है कि यमनी ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो बरह रास्त आगे जाकर एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग्स के साथ टकरा गए हैं और वहां पर इजरायली मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैजुअलिटीज भी हुई हैं, ह्यूमन लॉस भी वहां पर जो हुआ है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो इजराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि इजरायली आर्मी चीफ और उसके अलावा बाकी मिनिस्टर्स भी उनके घरों को क्लोज्ड मिलिट्री जोन जो है वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मुजाहरे जो है वो इतने ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं कि कुछ भी कोई बड़ा वाकया हो सकता है। तो उस पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहां पर आर्मी चीफ रहता है, जहां पर मिनिस्टर्स रहते हैं और जो कैबिनेट है उसका इजलास बंकर्स में हो रहा है, सीक्रेट बंकर के अंदर कैबिनेट का इजलास हो रहा है। असैसिनेशन के खतरात वहां पर बहुत ज्यादा है। इसी दरमियान जो है वो यूक्रेन की जंग बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई, जैसे वेनेजुएला का खतरा बरकरार है तो उधर यूक्रेन का जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ज्यादा एस्केलेशन। 800 ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर फायर किए हैं। पहली बार रशिया की जानिब से जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं दारुल हुकूमत कीव के अंदर उनको भी निशाना बनाया गया है। ये बिल्कुल एक नया फेज है। कीव के अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाना रशिया ने शुरू कर दिया है और उसमें 800 ड्रोन्स और मिसाइल्स अभी ताजा तरीन हमले में उन्होंने फायर किए हैं। और उधर जापान में यह हुआ है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह वो डिजास्टर्स टैरिफ डील थी जो उन्होंने अमेरिका से की। तो उस वक्त भी हमने यही एस्टिमेट और एनालिसिस आपके सामने रखा था कि ये डील की तो जा सकती है ये, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। ये इस तरह की एक डील है कि जैसे कोई कॉलोनाइजर जो है अपने उस कॉलोनी वाले एरिया से जजिया वसूल कर रहा है, ये चल ही नहीं सकती और पहले ही दिन वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए थे। तो एक बड़ी वजह बनी है टैरिफ डील, लेकिन और भी इशू जब इसके साथ अटैच थे तो जापान जो है वो प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर रहे हैं। इससे पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इसी तरह से चले गए, अब ये वाले भी चले गए। उसके साथ अब देखिए साउथ कोरिया, वहां पर मार्शल लॉ का मसला बना, अब जापान जब वो उसमें एक सियासी क्राइसिस जब वो खड़ा हो रहा है। तो अमेरिकन जो इत्तेहादी हैं और ये बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इस तरह से क्राइसिस का शिकार होनी है और सियासी क्राइसिस हमें बहुत बड़े बड़े जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं उनमें देखा जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह खुद अमेरिका भी है। अमेरिका ने जो तिजारती डील की और यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुई है उसका भी यही हाल होगा। और खुद जो अमेरिका के अंदर जो अदालत ने फैसला दिया उसने टैरिफ्स को इलीगल करार दे दिया। तो इधर जो सारी डील्स हुई हैं वो फेयर डील नहीं थी और वो चल भी नहीं सकती थी और चलेंगी भी नहीं। और उसका पहला नतीजा जो है जापान से आया, गैर मामूली है क्योंकि जापान एक बहुत बड़ी पावर है, तो वहां पर एक सियासी क्राइसिस का खड़ा होना इसकी अहमियत है। अच्छा, अब नज़ीर सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है कि यमन ने ड्रोन ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। जब से यमन पर इजराइल ने अटैक किया, असैसिनेशंस की, तो उसके बाद यमन के हमले तेज हुए। अभी यमन ने ड्रोन ऑपरेशंस लॉन्च किए, 4 ड्रोन उन्होंने फायर किए और उसके जो डायरेक्शन थी, जो पाथ था वो डिफरेंट था। कुछ ड्रोन जब मिस्र के इलाके सिनाई से होकर दाखिल हुए, कुछ दूसरे रास्ते जब दाखिल हुए। तो 4 ड्रोन उन्होंने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जब वो फायर किए। तो एक उसमें लोकेशन जो थी वो इसराइल का एक एयरपोर्ट था और उसके साथ बरह रास्त पेनिट्रेट किए हैं यमनी ड्रोन्स। इस बार मिसाइल्स नहीं, ड्रोन्स उन्होंने फायर किए हैं और वो एयरपोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है उसको जाकर हिट कर गया ड्रोन और वहां पर कैजुअलिटीज भी हुई हैं। ये एक मैंने जैसा बताया कि नई इक्वेशन है जो वॉर में कायम की गई है। अब सिर्फ यमनी जो वेपन्स हैं वो इंटरसेप्ट नहीं होंगे, मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं होंगे, बल्कि वो पेनिट्रेट करेंगे और किसी भी एरिया को जाकर हिट कर सकते हैं। वो तल अवीव के अंदर मोस्ट सिक्योर और सेंसिटिव जो टारगेट है उसको भी हिट कर सकते हैं, वो हाइफा के अंदर भी हिट कर सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अगर ये सलाहियत किसी के पास है वो तो ईरान के पास है। तो ईरान के साथ जब जंग होगी तो वो मामला डिफरेंट है। तो यमन तो रोज हमले करता है, अगर उसके भी ये मिसाइल्स और ड्रोन रोजाना टकराने लग जाएं या इवन दूसरे दिन चौथे दिन टकरा जाएं तो ये कितनी बड़ी बात होगी। इससे इजराइल तो झेल ही नहीं सकता इस बात को। तो ये जनाब अली वहां पर वाकया हुआ है और ये इस बात का सबूत है कि एक ग्रेट पेनिट्रेशन जब इस कॉलोनी में हुई है, यानी ये कॉलोनी जिसकी बुनियादें ऑलरेडी हिली हुई हैं उसमें मजीद एक पेनिट्रेशन हुई है। और फिर वेस्ट का जो एयर डिफेंस है वो किस तरह से एक्सपोज हो रहा है, अमेरिका का एयर डिफेंस जब यहां पर किस तरह से एक्सपोज हो रहा है वेस्ट के लिए। अब ये कॉलोनी जब वो बहुत ज्यादा
एक लायबिलिटी जो है वो साबित हो रही है, जिसके ऊपर वॉर क्राइम्स है, जिसके ऊपर जेनोसाइड है, जिसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और जिसकी वजह से उनके वेपन जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये कॉलोनी जो है वो पूरी तरह से उनके लिए लायबिलिटी बनती चली जा रही है। यमनी ड्रोन सक्सेसफुली हिट्स रामोन एयरपोर्ट इन द सदर्न पैलेस्टाइन। इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है, ड्रोन जो यमन से लॉन्च हुआ इसने पैसेंजर लाउंज को हिट किया है रामोन एयरपोर्ट पर और इंजरीज और कैजुअलिटीज हुई हैं। यानी एयरपोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है, जो पैसेंजर लाउंज है, उसको जाकर हिट किया गया। सबसे मेन बिल्डिंग जो एयरपोर्ट की, उसको जाकर ड्रोन हिट कर गया है। ये बिल्कुल एक उन्होंने, यानी कि अब इसराइल में पूरा पैनिक है और इसका असर यह भी होगा कि बहुत सारी मजीद एयरलाइंस वो कैंसिल कर देंगी, क्योंकि अब तो किसी भी वक्त कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जब हिट कर सकता है। इस वक्त पूरी खप पड़ी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर भी और पूरा पैनिक जब इसराइल के अंदर है। और जो ड्रोन्स हैं उन्होंने पेनिट्रेट किया है इसराइली एयर डिफेंस को और रामोन एयरपोर्ट में जाकर हिट किया है। और इसकी बकायदा जो फुटेज है वो पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही है, जिसमें धमाके देखे जा सकते हैं। यमनी एयरक्राफ्ट एंड स्मोक राइजेस फ्रॉम द साइट आफ्टरमैथ, और बकायदा धुआं उड़ता हुआ जो है वो इजरायली एयरपोर्ट से देखा जा सकता है। इजरायली एयरपोर्ट पर धमाके और धुआं उड़ता हुआ जो है बकायदा वीडियो में देखा जा सकता है। यानी अगर ये वीडियो ना होती तो शायद इजराइल इसको भी छुपाने की कोशिश करता, लेकिन वीडियो जब सामने आ चुकी, क्योंकि पैसेंजर लाउंज था तो सबने ज़ाहिर है वहां पर वीडियो बनाई होंगी, तो वही सामने आ रही है। इजरायली मीडिया कंफर्म्ड कि ड्रोन जो है, और ये चौथा ड्रोन था यमन की जानब से, ये रामोन एयरपोर्ट को हिट किया गया है। और इससे पहले 3 ड्रोन्स ऑलरेडी उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फायर किया और एयरपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर शटडाउन इस वक्त कर दिया गया। तो इजराइल जो है उसने यमन पर असैसिनेशंस करके एक जो टेरर कायम करने की कोशिश की, उसका उल्टा नतीजा निकला। और हमेशा वो असैसिनेशंस करके एक टेरर ही कायम करते हैं। अपनी मिलिट्री जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए वो इसी तरह के टेरर अटैक ही करते हैं। वो लीडरशिप को है जब वो असैसिनेट करते हैं तो वो महंगा पड़ा है। अब ये मजीद कोई अटैक करेंगे यमन के ऊपर इस वाकये के बाद, अभी कर सकते हैं या कल करेंगे, अगले घंटों में करेंगे, लेकिन यमन बिल्कुल जब वो अपने वादे के मुताबिक अपने हमले एस्केलेट कर रहा है। इसी दरमियान आप जरा देखिए अगली जो खबर सामने आई है वो कितनी बड़ी खबर है। आज इजराइल का जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसने आज फिर स्टैट्स जो जारी किए हैं। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टैट्स आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली फौजी जो जख्मी हुए हैं उनके जो नंबर्स हैं वो 1 लाख तक पहुंचने जा रहे हैं। 1 लाख तक इजरायली फौजियों के नंबर जो जख्मी हुए हैं वो जनाब अली पहुंचने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ वुंडेड सोल्जर्स अंडर ट्रीटमेंट विल रीच 1 लाख। तो आप जरा अंदाजा करें और इसको जरा सोचें और बार बार इस हेडलाइन को देखें कि हमास और हिजबुल्लाह ने क्या 1 लाख इजरायली फौजी जब जख्मी किया है। 1 लाख इजरायली फौजी वो हमास और हिजबुल्लाह ने जब जख्मी किया है, तो इससे बड़ा डैमेज जो है वो और क्या हो सकता है, और इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि ये जो सारी कॉलोनी है जिसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पावर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है और कहा जाता है कि नाकाबिल तस्खीर है, और जिसके खौफ में मुब्तला होकर सबने अब्राहम अकॉर्ड भी कर लिया और सबने सरेंडर भी कर लिया और उनकी हर डिमांड जब मान लिया और रीजन को इजराइल के कदमों में रख दिया गया, तो ये ओवर हाइप्ड कॉलोनी है जो काबिल तस्खीर है। और अगर आप नोट करें तो जो अरब्स की मिसकैलकुलेटेड वॉर थी, वो मिसकैलकुलेटेड वॉर थी, उसके बाद मुझे बताइए कि इजराइल ने कौन से मिलिट्री सक्सेस जब हासिल की है। 80s थ्रू आउट द 80s हिजबुल्लाह वहां पर आई, उसने इजराइल को वहां से निकाला बहुत बुरे तरीके से और उनका बहुत जानी नुकसान हुआ, ह्यूमिलिएट करके इजराइल को वहां से निकाला। फिर थ्रू आउट द 90s और इस सेंचुरी में हिजबुल्लाह नहीं संभाली गई और 2006 में फिर एक इबरतनाक शिकस्त हिजबुल्लाह ने दी। और फिर अभी जो हिजबुल्लाह ने एक तारीखी जंग इजराइल के साथ लड़ी है और हाइफा और तल अवीव गूंज रहे होते थे, तो और हिजबुल्लाह अभी तक मौजूद है। ये हिजबुल्लाह के साथ 30-40 सालों से जब लड़ रहे हैं। हमास वो एक ब्रूटल जेनोसाइड के बावजूद सर्वाइव कर रही है और इनका इतना ज्यादा जान नुकसान कर रही है। यमनी ड्रोन जब वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, ईरान के साथ जंग हुई, इबरतनाक शिकस्त जब देखना पड़ी, इबरतनाक शिकस्त अमेरिका और इजराइल को देखना पड़ी, जिसको कवर अप करने की जब कोशिश की गई, अभी भी की जा रही है। तो आप मुझे बता दें कि अरब वॉर्स जो कि मिसकैलकुलेटेड थी, उस वक्त समझा नहीं गया चीजों को कि उनके पास वो वेपन्स हैं जिसके साथ वो वर्ल्ड वॉर जीत कर आ रहे हैं, और आप जो है वो मामूली से वेपन्स उठाकर जब इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और आपका पीछे कोई सेंट्रल कमांड भी नहीं है। आप जब सारे इकट्ठे लड़ने जा रहे हैं तो पीछे एक सेंट्रल कमांड तो होना चाहिए। हर मुल्क की फौज अपने हिसाब से घुसी हुई है। तो वो सिर्फ एक जज्बाती जंगें थी जिनको अगर सही अंदाज में देख लिया जाता तो वो भी इजराइल ने कोई नहीं जीतनी। ना ये इतने बहादुर हैं, ना ये इतने दिलेर हैं, ये सिर्फ साजिशी और मकार है। तो उन जंगों को की वजह से एक जो हैबत इजराइल की कायम हुई वो उसी तरह चली आ रही है। उसके बाद मुझे बताएंगे ये कौन सी जंग है जो इजराइल ने जीती और उसका सबसे बड़ा मुजाहरा ईरान ने करके दिखाया। इस सबसे बड़े बदमाश की जो अकल ठिकाने ईरान ने लगाई है। 52,000 बिल्डिंग्स उन्होंने वहां पर तबाह की है, 52,000 बिल्डिंग्स। और अगर ये 5-10 दिन ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता
और अमेरिका दरमियान में ना कूदता तो फिर इसराइल के साथ क्या होती? तो उस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों की दौड़े लगी जो है सीज फायर के लिए। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि वो सीज फायर जो है चाइना ने करवाया और ये गारंटी दी गई कि ठीक है ईरान जो है वो अपना ऑयल चाइना को बेच सकेगा। ये सबसे बड़ी कंसेशन ईरान ने हासिल की क्योंकि ईरान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो ऑयल बेच सकें। तो ये कंसेशन, ये एक बड़ी डिमांड जब उन्होंने मनवाई, तो जीते हुए अपनी डिमांड्स मनवाते हैं, हारे हुए अपनी डिमांड्स अपनी मनवाते। जिन्होंने जंगें छेड़ी थी वो कभी भी ये ना रोकते अगर उनका अपनी तबाही उनकी ना हो रही होती। तो ये जो यमन के हमले हैं और 1 लाख फौज है वो कह रहे हैं कि जख्मी हो चुकी है, तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ने जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जो बाकी अकवाम हैं, मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं, एक तो उनके सामने ये चीजें आ रही है कि इसराइल काबिल तस्खीर है, अगर इसके ऊपर हिट किया जाए तो ये कोई इतनी बड़ी पावर नहीं रखता है। इसराइल एक्सपोज हो रहा है हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हाथों, ठीक है। और दूसरा मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर भी है कि जब यमन इतना कुछ कर सकता है तो फिर आप जो है वो इतना कुछ जो है वो इससे भी इसके बराबर या इससे कम या इससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हैं कि प्रेशर भी आ रहा है और रिजल्ट्स भी जो है वो उनके सामने आ रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मिलिट्री एस्केलेशन की अब जरूरत पेश आ गई है क्योंकि सैंक्शंस भी अब इजराइल को नहीं रोक सकती, क्योंकि अब वो इस बात को समझते हैं कि जितना उन्होंने यहां पर जुल्म कर लिया है यहां से रिवर्सल कोई नहीं है, और दूसरा डोमिनेशन के बगैर उनकी अब ये कॉलोनी कायम नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो वो हर सूरत यहां पर आगे बढ़ेंगे, तो मिलिट्री एस्केलेशन करना होगी इसको रुकवाने के लिए। अब यूरोप की सैंक्शंस की भी बात आगे गुजर गई, मैं आपको बता दूं, जो अभी लगी भी नहीं है, लेकिन यूरोप की सैंक्शंस भी ये जंग अब नहीं रोक सकती है। अब एक मिलिट्री एस्केलेशन ही जंग को जब रोक सकती है, जिसके जरिए अमेरिका के ऊपर प्रेशर जाएगा और वो अल्टीमेटली इसको रुकवाएगा। टेलीग्राफ ने आज जो सर्वे पेश किया है उसके मुताबिक बर्तानिया से ये सर्वे आया, इससे पहले अमेरिका से आया, आज बर्तानिया से ये सर्वे आया है कि जो यंगर जनरेशन है बर्तानिया की, 58% यंगर जनरेशन जो है वो इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है उसको बहुत बुरी अंदाज के अंदर देख रहे हैं, बहुत बुरे अंदाज के अंदर देख रहे हैं। और 49% जो यंग ब्रिटन्स हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं उन लोगों के साथ बैठना उठना बात करना जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, ये एक मैसेज। और 49% से मुराद 51% सपोर्ट नहीं करते हैं। ये रिसर्च इसी तरह से होती है कि भाई 20% ने जवाब ही नहीं दिया, 15% जब वो न्यूट्रल थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटन्स हैं वो उन लोगों के साथ बात करना पसंद ही नहीं करते, उनके साथ टाइम गुजारना पसंद ही नहीं करते जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ये आज बढ़ता है और अमेरिका से भी इसी तरह का सेंटिमेंट जो सामने आ चुका है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब मिलिट्री एस्केलेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी एक और मैं वजह आपके सामने रख देता हूं। नेतन्याहू ने अभी अनाउंस किया है कि वो गजा में मिलिट्री ऑपरेशन जब वो एक्सपैंड करने जा रहा है। वी आर एक्सपेंडिंग द मिलिट्री ऑपरेशन एट द एंट्रेंस टू द गाजा सिटी एंड इनसाइड। अच्छा, ये जो वर्ड्स है ना, एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, गोइंग डीप इनसाइड, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। रशिया कहे कि हम हमले इंटेंसिफाई कर रहे हैं, हम गोइंग डीप जा रहे हैं, ठीक है ना, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, मजीद फौज उतार रहे हैं, ये सारे अल्फाज जो जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां पर कोई जंग नहीं हो रही, तो वो इससे पोर्ट्रे जरूर कर रहे हैं कि हम यहां पर जंग कर रहे हैं, हालांकि यहां पर कोई जंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। वो बता जरूर रहे हैं कि हमारा ये गोल है, हम ये अंदर जा रहे हैं, हम हमास को निशाना बनाएंगे, ठीक है ना। प्रॉपर हम जैसे एक जंग होती है, भाई जा रहे हैं दुश्मन से लड़ेंगे, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ फर्क यह है कि आप ये कह सकते हैं कि कभी बमबारी तेज हो गई है, कभी रिलेटिवली कम हो गई है, लेकिन असल में ये एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन है जिसका एक पैटर्न है। कभी फौजें दाखिल करनी है, कभी थोड़ी सी निकाल लेनी है क्योंकि फौजें भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फिर स्टारवेशन को एज अ टूल इस्तेमाल करना है, फिर नैरेटिव्स भी साथ साथ बना कर रखने हैं। तो ये सिर्फ एक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन है और पोर्ट्रे करना है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं। तो यहां कोई एक्सपेंशन नहीं है, यहां पर कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ जंगी अल्फाज होते हैं जो यहां पर इस्तेमाल तो किए जाते हैं, सारा मीडिया करता है, लेकिन असल बात यह नहीं है, ठीक है। असल बात यह कि पैटर्न है जिसके तहत सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रक्शन गजा में जारी है और टूल सिर्फ इस डायरेक्शन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि फलस्तीनियों को मारना कैसे है, सिर्फ ये हो रहा है। तो इजरायली कैबिनेट जो है इस वक्त बंकर में छुपी बैठी है और सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन के ऊपर कैबिनेट का आज इजलास होने जा रहा है। नेतन्याहू ने इस अनाउंसमेंट के बाद, यानी कि एक्सपैंड करने जा रहे हैं, ऊपर से कैबिनेट का इजलास हो रहा है। और इजराइल जो है वो ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को और एक्सपर्ट्स को इंप्लॉय करेगा, उनको अपने साथ अटैच करेगा, उनको पैसे देगा टू सपोर्ट द इजरायली नैरेटिव। मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो कंट्रोल करते हैं, ये वाला मीडिया जो है, जो मॉडर्न मीडिया, इसको वो कंट्रोल नहीं करते, तो अब उनको भी जो है वो इंप्लॉय करेंगे नैरेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इजरायली आर्मी को और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है डिस्ट्रॉय अदर टावर्स इन गाजा सिटी, मजीद जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनको तबाह किया जाए। आर्मी अटैक करनी जा रही है मोर टावर्स इन द गाजा सिटी एंड ऑर्डर्स विल नॉट स्टॉप। मजीद जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो टावर्स हैं, उनके ऊपर हमले मजीद होने जा रहे हैं। सो सैंक्शंस विल नॉट स्टॉप इजराइल। इसलिए अब बात बहुत आगे चली गई है। अब मिस्र, जॉर्डन, बाकी अरब ममालिक, खलीजी रियासतें, इनके पास
इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाए, वगरना इजराइल इसी तरह से आगे हमले करता चला जाएगा, बमबारी करता चला जाएगा, स्टारवेशन करता चला जाएगा और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। ये मिडिल ईस्ट के मालिक ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं और आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि सैंक्शंस भी इजराइल को नहीं रोक सकती हैं। उसकी वजह है कि जो लोग इतने मासूमों को मार चुके हैं, अब सैंक्शंस उनको रोकेंगी और वो देख रहे हैं कि भाई देखें सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई, वो फिर भी नहीं रुके, तो अब क्या सैंक्शंस उनको रोक लेंगी? जो इतने लोगों को मार देता है फिर उसको कोई चीज नहीं रोक सकती, सिर्फ और सिर्फ ताकत, मिलिट्री पावर जो है उसको रोक सकती है। तो इसके सिवा अब अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट में किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, या फिर यह सिलसिला इसी तरह से जब चलता रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है, इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि उसने इजराइल में लेबनान स्टाइल जो विलेजेस हैं वो कायम किए हैं ताकि आर्मी की ट्रेनिंग करवाई जा सके हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए। लेबनान स्टाइल जो विलेजेस हैं वो मुख्तलिफ कायम किए गए हैं इजराइल के अंदर ताकि आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो करवाई जा सके। और वाशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, आईसीसी के ऊपर, इससे क्या होने जा रहा है कि जो इंटायर ह्यूमन राइट्स सेक्टर है, पूरा ह्यूमन राइट्स का जो सेक्टर है वही फ्रीज हो सकता है, क्योंकि वो हर एक को जब वो टारगेट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट पावर के बगैर हार्ड पावर भी आप ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने जो एक सिंबॉलिक मोरालिटी का चोला पहना हुआ था वो भी खुलकर जब उतार के फेंक दिया, और इससे चाइना, बाकी जो पावर्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं और उस खला को पुर कर रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि इसके जो रेपरकशंस हैं वो बड़े कैटास्ट्रोफिक होंगे इन इकदामात के। और जो अमेरिकी एम्बेसडर है इजराइल में वो कह रहा है कि यूरोपियंस जो रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं ये ओस्लो अकॉर्ड की वायलेशन है, ये ओस्लो अकॉर्ड की वायलेशन है, वो ओस्लो अकॉर्ड जिस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं, और वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो उल्टा इजराइल ने सेटलमेंट्स बना ली, ये उसकी वायलेशन है। और इजराइल के अंदर सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ का हाउस और बाकी जो है मिनिस्टर्स के घर भी उनको क्लोज मिलिट्री जोन डिक्लेयर किया जा रहा है, क्योंकि असैसिनेशंस हो सकती हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि अब एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, गजा सिटी में ये जो फौज जा रही है उसके में कैदी मारे जा सकते हैं। अब फैमिलीज को बकायदा फोन भी आ रहे हैं कि आपके वहां पर कैदी जब मारे जा सकते हैं तो उसके बाद कोई भी रिएक्शन अंदर से आ सकता है, असैसिनेशंस हो सकती हैं, तो वो बंद कर रहे हैं। ये एक अलग फेज है इजराइल के अंदर जारी खाना जंगी का। और जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है इजराइल की वो ये कह रही है कि रिजर्व सोल्जर्स का शदीद जानी नुकसान हुआ है, और ये जारी है, चूंकि जंग जारी है तो नुकसान भी बढ़ रहा है। और हेरिट्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि सुवेयर शॉर्टेज ऑफ बुलडोजर्स है और लिमिटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ टैंक्स है और पर्सनल कैरियर्स है। पर्सनल कैरियर्स, टैंक्स और बुलडोजर जो सैकड़ों की तादाद में तबाह हो गए हैं, अब उनकी शदीद तरीन कमी है। और जो जर्मनी ने पार्शल बैन लगाया है उसकी वजह से बहुत सारे ये इक्विपमेंट्स है वो नकारा भी हो गए क्योंकि पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और एक फॉर्मर इजरायली कमांडर जो कि गजा डिवीजन का कमांडर था, उसकी दो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, यानी एक इजरायली मंसूबे हैं, एक है उसका रिजल्ट। तो फॉर्मर इजरायली कमांडर ऑफ द गाजा डिवीजन वो कह रहा है कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है और ये रियलिटी से डिटैच है और ये लॉस्ट इट्स वे हो चुकी है, अपना रास्ता भूल चुकी है, एंड इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। यही असल जड़ है मसाइल की इजरायली गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है वो फैब्रिकेट कर रही है स्टोरीज को कि हाउ हमारे जो कैप्टिव्स हैं जिनको ये वापस नहीं ला सके कैसे मारे गए, यानी ये इल्जाम हमास पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये खुद ही उसके कसूरवार हैं। तो ये जनाब अली सूरत हाल और आलमी सतह के ऊपर भी एक भूचाल आया हुआ है, और ये एक ही जंग है जिसके कई थिएटर हैं, वेनेजुएला से लेकर पैसिफिक तक और यूक्रेन तक। तो मिडिल ईस्ट के पास जितनी ये देर कर रहे हैं उतने ज्यादा नताइज खौफनाक होंगे। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।